तो बच्चों राधे राधे। ये देखो, ये नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में ये अगले वाला लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। तो पहला सवाल है क्या, द FPCl बॉन्ड एंगल्स इन द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ PF3Cl2। अब देखो PF3Cl2 का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें जो फ्लोरीन एटम है वो कहाँ पर होंगे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर में, या दोनों फ्लोरीन एटम दे विल ऑक्यूपाई द एक्सियल पोजीशन। तो जैसे मान लो कि ये हमारे पास में P और ये यहाँ पर मान लो कि ये दो Cl एटम हो गए, ये दो Cl और एक Cl एटम ये हो गया, ठीक है ना। हाँ सॉरी, एक फ्लोरीन एटम, क्योंकि दो ही Cl है और तीन फ्लोरीन है। तो इसमें देख लो कि ये यहाँ पर एक फ्लोरीन हो गया और एक फ्लोरीन ये हो गया और एक ये हो गया। तो वो कह रहा है कि FPCl के बीच का बॉन्ड एंगल की बात कर रहा है। तो FPCl जो एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में जो एंगल है वो कितना रहेगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। और जो ClPF यानी कि इक्वेटोरियल वाला फ्लोरीन और इक्वेटोरियल वाला क्लोरीन के बीच में जो एंगल रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली कितना रहेगा, 120 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये देख लो कि 90 डिग्री एट 120 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर। अब देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सिंपली नेक्स्ट वन। अब ये क्या कह रहा है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड लेंथ इन Al2Cl6। Al2Cl6 का स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि डाइवर है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, 2AlCl3 इज कन्वर्टेड टू द डाइवर Al2Cl6। अब देखो यहाँ पर एग्जैक्टली बॉन्ड एंगल की बात करें तो जो बाहर वाला है वो कितना है, 118 डिग्री। जो इनसाइड है वो कैसा है, 79 डिग्री। अब यहाँ पर एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड मान लो, ये वाला Cl इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है और ये वाला Cl इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो अंदर वाले जो बॉन्ड है वो क्या है, स्ट्रेच्ड है। जो ब्रिज वाले बॉन्ड है वो क्या है, स्ट्रेच्ड है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू द आउटसाइड। आउटसाइड का बॉन्ड लेंथ कितना है, 206। आउटर एंगल को फ्री जगह मिल रही है, तो यहाँ पर ये क्या है कि 118 डिग्री। और इनसाइड वाला जो एंगल है बॉन्ड एंगल वो कितना है, 79 डिग्री। तो आंसर क्या हो गया अगेन हमारा, दिस इज द करेक्ट आंसर। एंगल CT टर्मिनल ALCT, यानी कि ये ALCT टर्मिनल वाला और अंदर वाला CV यानी ब्रिज वाला। तो ये वाला एंगल लार्जर है CVALCV से, ठीक है ना। इसी तरह से जो बॉन्ड लेंथ है ALCV यानी कि अंदर वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है ALCT से, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मतलब जो स्ट्रक्चर बेस्ड सवाल है तो उनके स्ट्रक्चर हमें याद रखने चाहिए, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ए कॉम्प्लेक्स ऑफ डाइवेलेंट आयन विद एटॉमिक नंबर 25। एटॉमिक नंबर 25 किसका होता है, मैग्नीज का। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर है 25 और डाइवेलेंट है। तो ये क्या रहा होगा, कॉन्फ़िगरेशन 3D5 4s0, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख ले कि अगर ये बॉन्ड बनाता है, मान लो कि 5 ये वाली ऑर्बिटल हो गई और एक ये 4s हो गई और ये वाली क्या हो गई, 4p ऑर्बिटल, 1 2 3 तो इनके अंदर क्या होगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से दिखा सकते हैं यहाँ पर कि एक ये हो गया, कैसे नहीं चल रहा है भाई, ठीक है ना। तो एक तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। तो ये वाला अंदर ही है, ठीक है। वो थोड़ा पेन में प्रॉब्लम हो रही है, चल नहीं रहा है, ओके ना। तो अब ये देखें तो वो क्या कह रहा है
complex with weak field ligand in tetrahedral geometry has a magnetic moment of 1.73। तो अगर ये टेट्राहेड्रल बनाएगा तो ये मान लो क्या है कि हमारे पास में 3d ऑर्बिटल 4s एंड 4p। तो टेट्राहेड्रल कहाँ से बनेगा? s की एक और p की 3 ऑर्बिटल से। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट ही पूछ रहा है। बाकी के देख लो, स्टेटमेंट सारे करेक्ट है। कॉम्प्लेक्स विद वीक फील्ड लिगेंड इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हैज, तो 5 अनपेयर्ड रहेंगे यहाँ पर। 5 का मतलब कितना हो जाएगा? रूट म्यू एम की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? रूट एन इंटू एन प्लस 2। ओके ना, ये बोर मैग्नेट्रॉन में होती है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है ना। और यानी रूट 35, रूट 35 कितना होगा? 5.92। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स विद वीक विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो सिर्फ एक ही अनपेयर्ड बचेगा, यानी कि ये रूट 3 की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली ये, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज NiCO4 इज डायमैग्नेटिक बिकॉज, क्योंकि CO कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। कार्बोनिल कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और ये 3d 8 4s2 रहेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या होगा? यहाँ पर d ऑर्बिटल के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? यहाँ पर ये पेयर्ड अप हो जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? सारे के सारे पेयर्ड अप हो जाएंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, ठीक है। 1 2 3 और 8, ये भी यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो गए, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन है। और 4s खाली हो जाएगी, और ये हमारी 4p 4s एंड 4p, ठीक है। अब देख लें यहाँ पर क्या करें। Ni हैज ए कंप्लीटली फिल्ड 3d ऑर्बिटल। इट इज ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर नहीं रहेगा, अगर ये सारी फील्ड है तो ये क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा। CO इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये तो करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट। इट हैज ए सिनर्जिक बॉन्ड, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन डायमैग्नेटिक क्यों है, उसका रीजन पूछ रहा है। तो क्यों होगा? क्योंकि निकल में सारी की सारी d ऑर्बिटल में कैसी है? फुली फिल्ड है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या है यहाँ? अनपेयर्ड यानी कि n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या है? 0। तो स्टेटमेंट ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि रीजन पूछ रहा है। वैसे तो ये वाला भी, सी वाला पार्ट भी क्या है? करेक्ट है, और डी वाला भी पार्ट क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन रीजन के लिए पूछ रहा है, तो इसमें ध्यान रखना है आपको इस तरह के सवाल का, ठीक है। आगे देखते हैं कि द करेक्ट ऑर्डर फॉर रिलेटिव एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग 100 हॉर्स कन्फिगरेशन सॉरी कन्फॉर्मेशंस का एनर्जी का ऑर्डर पूछ रहा है। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की। स्टैगर्ड कौन सा है हमारे पास में? फर्स्ट। तो फर्स्ट की एनर्जी क्या होगी? सबसे कम होगी, ठीक है ना। ये स्टैगर्ड हो गया। स्टैगर्ड इस तरह से बना सकते हो आप। ये क्या है? एम ई एच एंड एच एंड एच। और इसी तरह से यहाँ पर देखें कि ये वाला क्या है हमारे पास में? दूसरे वाला ये गाउस कन्फॉर्मेशन है। तो ये क्या है? एम ई एच एंड एच एंड एच, ठीक है। ये गाउस कन्फॉर्मेशन है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल है स्टैगर्ड, तो उसकी एनर्जी सबसे कम। और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? ये वाला कौन सा है? फुली इक्लिप्स, यानी इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ये दोनों गाउच है, ठीक है ना। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फोर्थ की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। फोर्थ कैसा है? इक्लिप्स फॉर्म। फोर्थ वन इज द इक्लिप्स फॉर्म, ठीक है। इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा और सबसे कम स्टैगर्ड की लिस्ट। और जो गाउस फॉर्म है उन दोनों की एनर्जी क्या होगी?
बराबर रहेगी। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज among the haloarenes 1 to 4 show below the correct order of reactivity for the substitution reaction के लिए पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली सब्सटीट्यूशन कैसा होगा, या न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसके साथ आएगा, जिसमें पैरा पोजीशन पर या ऑर्थो पोजीशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो इसका रेट सबसे ज्यादा यानी सेकेंड। उसके बाद देखो यहाँ ये प्लस एम दे रहा है, रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा, ये माइनस आई दे रहा है तो बढ़ाएगा, लेकिन इससे कम होगा तो सेकंड के बाद थर्ड रहेगा, और ये सबसे लीस्ट रहेगा, इसके बाद फर्स्ट रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा ये फोर्थ। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, सेकंड देन थर्ड, ठीक है ना। और थर्ड कौन सा है, ये है। अप्रोक्सीमेटली कह रहा है, वैसे तो क्या होता है वो थर्ड से ज्यादा ही रहता है, लेकिन उतना ज्यादा अंतर नहीं आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, ये वो हो गया। ये क्लियर, और कोई ऑप्शन हमारा मैच भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना, सिर्फ ए वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो सेकंड, थर्ड, वन एंड फोर्थ। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इस वाले रिएक्शन को अगर कंसीडर करें हम, तो हमें क्या मिलेगा, ये कौन सी रिएक्शन है, रोजनमुंड रिएक्शन। तो ये बना देगा क्या, H बन जाएगा यहाँ पर, ये एम ही है इसके साथ, यानी कि ये क्या हो गया, कंपाउंड P का स्ट्रक्चर हो गया। अब P की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, MEMgBr के साथ हो रही है। तो MEMgBr के साथ रिएक्शन अगर इसकी होगी तो क्या मिलेगा हमें, ये H, यहाँ पर ये Me लगा हुआ है ही, ये वाला Me यहाँ पे लगा हुआ है, इसको और थोड़ा पास लिख दूंगे, ये Me और ये कार्बन, ये CH। अब देखो Mg अटैक करेगा तो ये यहाँ पे अटैक किया, ये क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, यानी 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। इसकी रिएक्शन करा रहा है वो CrO3 के साथ, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तब क्या मिल जाएगा हमें, ये डबल बॉन्ड ओ, कितने कार्बन हो जाएंगे, अब एमी आने के बाद में पहले 3 कार्बन थे, 1 2 3, एक अब 4 कार्बन हो जाएंगे, तो 1 2 3 4, ठीक है ना, ये कीटोन बन गया, यानी एक कार्बन इसमें ज्यादा लग गया, इसको हटा देते हैं। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्या हो रहा है, ZnHg के साथ रिएक्शन हो रही है, तो ये वाला कंपाउंड हो गया कौन सा, Q, और ये वाला कंपाउंड कौन सा हो गया, R। R की रिएक्शन ZnHg क्या है, Hg एंड Zn क्या है, ये अमलगम एंड HCl। तो ये कौन सा वाला रिडक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन। तो ये इसको बना देगा N ब्यूटीन। अब देखो द प्रोडक्ट्स P एंड R कैन फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। P कौन सा है, कीटोन है, एल्डिहाइड, और R भी क्या है, कीटोन है, तो दोनों के अंदर एसिड एडिशन ऑफ HCl हो सकता है, करेक्ट वन। द प्रोडक्ट Q हैज नो कायरल सेंटर, Q के पास कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, तो Q कौन सा था, ये वाला था, इसके पास तो कायरल सेंटर है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हुआ, ये वाला स्टेटमेंट क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। द प्रोडक्ट आर कैन अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, नहीं, आर का रिएक्शन कैनिजारो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एल्डिहाइड नहीं है, और ये एल्डिहाइड है, ये भी नहीं जा सकता है कैनिजारो। कैनिजारो की कंडीशन क्या है कि कंपाउंड शुड नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट। द प्रोडक्ट एस इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ये प्रोडक्ट एस है जो कैसा है, सैचुरेटेड है। तो 1 एंड 4 आर द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब क्या कर रहा था, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ सैलिसिलडिहाइड विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ MEMgBr फॉलोड बाय एसिड न्यूट्रलाइजेशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए है। तो सैलिसिलडिहाइड का स्ट्रक्चर क्या है, ये OH CHO,
और 1 इक्विवेलेंट MeMgBr लेंगे तो ऑब्वियसली ये क्या है, स्ट्रॉन्गर बेस है। तो पहले हमेशा ध्यान रखो, क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर किसी कंपाउंड के साथ करा रहा है, उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक साइट भी है और एसिडिक हाइड्रोजन भी है, तो ये ऑलवेज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले किसके साथ रिएक्ट करेगा, जो एसिडिक हाइड्रोजन वाला साइट है, सबसे पहले ये एसिडिक हाइड्रोजन के साथ में इट विल अंडरगो एसिड बेस रिएक्शन। तो ये यहाँ से CH4 लिबरेट हो जाएगा, प्लस क्या मिलेगा हमें, ये CHO, एंड दिस बिकम O माइनस MgBr पॉजिटिव। ठीक है, फर्दर रिएक्शन क्या होगी ये देखो, क्या अब इसकी रिएक्शन क्या कर रहा है, फॉलोड बाय एसिड न्यूट्रलाइजेशन। अब इसका क्या हो रहा है, एसिड के साथ में न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तो अगेन हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, जो रिएक्टेंट था, मतलब जहाँ से चले थे वहीं आ गए। ठीक है ना, तो इनमें से कौन कौन मैच कर रहा है देख लो। फाइनली प्रोडक्ट तो वही है जो स्टार्टिंग था। ये कैसा है, सैलिसिलडिहाइड, दिस इज द सैलिसिलडिहाइड, सैलिसिलडिहाइड। ठीक है, तो वही फाइनली प्रोडक्ट हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर बन गया आपका ये कौन से वाला, सेकंड। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो स्टीरियोआइसोमर की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 पावर। ठीक है ना। एन, एन क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। तो जितने कायरल सेंटर होंगे, ठीक है ना, और ये क्या है, ये कब फॉर्मूला अप्लाई होगा, जब ओवरऑल कंपाउंड कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। तो ये ओवरऑल क्या है, अनसिमेट्रिकल। एक कायरल सेंटर ये हो गया, एक ये हो गया, और ये वाला स्टीरियो सेंटर है। ठीक है, ये कायरल नहीं है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं स्टीरियो सेंटर। तो यहाँ पर देख ले हम कि ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पावर, 2 पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो करेक्ट आंसर इज ए, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है हमारे पास है, फॉर ए होमोजीनियस रिएक्शन इन्वॉल्विंग आइडियल गैसेस। होमोजीनियस है, उसके अंदर सिर्फ आइडियल गैसेज इन्वॉल्व है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, आर Kp and Kc are given. If the enthalpy change of the reaction is minus 18.4 kilojoule per mole, the internal energy change. तो इंटरनल एनर्जी देखो, डेल्टा एच किसके बराबर होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी के बराबर होता है। और क्या पूछ रहा है वो, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू पूछ रहा है, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी हो जाएगा ये। अब डेल्टा एच की वैल्यू दी है, डेल्टा एन जी आर टी हमको कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा एन जी आर टी कहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि के पी अपॉन के सी की वैल्यू क्या होती है, आर टी की पावर डेल्टा एन जी। तो यहाँ से डेल्टा एन जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखो इसको वैल्यू इसको आप रखोगे तो ये क्या है, 9.98 इंटू 10 पावर 27 डिवाइडेड बाई ये कितना है, 4.0 इंटू 10 पावर 24 की वैल्यू हो जाएगी। आर दिया हुआ है 8.314 और टी इज 300 केल्विन की पावर डेल्टा एन जी। अब देखो यहाँ से डेल्टा एन जी की वैल्यू बेसिकली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा एन जी आ जाएगा 1। ठीक है, ये यहाँ से 1 आ जाएगा। और डेल यू हमें कैलकुलेट करना है, तो डेल यू विल बिकम, डेल्टा एच कितना दिया है, माइनस 18.4 किलो जूल में है, और ये कितना है, माइनस डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 है, आर कितना है 8.314 इंटू 300। अब डिवाइडेड बाई इसको क्या करेंगे हम, 1000 से, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी जूल में आएगी और 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलो जूल में आ जाएगी। तो आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा, डेल्टा यू विल बिकम माइनस माइनस 20.89 किलो जूल पर मोल। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो इसका आंसर आ गया क्या, ए।
दिस इज द करेक्ट आंसर ए, ठीक है ना। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th वन। 11th वन क्या कह रहा था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल फॉर एन H एटम इज मैक्सिमम। तो हमेशा देख लो 1s में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के पास होती है। ये मान लो न्यूक्लियस हो गया यहाँ सबसे ज्यादा, जो फोटो दिया हुआ है, पिक्चर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो यहाँ आकर के ये धुंधला होता जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होती जा रही है, कम होती जा रही है। जितना दूर हटते जाएंगे हम न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एस ऑर्बिटल के लिए उतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो एट द न्यूक्लियस इट विल बी मैक्सिमम। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is correct? Half life of a zero order reaction is proportional to the rate constant। यही वाला क्या है हमारे पास में, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, ठीक है ना। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सेंट्रेशन पे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती है। तो ये क्या हमारे पास x इक्वल्स टू क्या होता है के टी। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए नॉट बाई टू है बेसिकली, तो दिस इज के इंटू टी, टी हाफ। तो के तो इटसेल्फ इज ए कांस्टेंट, तो टी हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, और टू को भी यहाँ ले लिया, ये भी कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, टू को इधर ले लिया, टू के हो जाएगा ये, यानी कि ये टू भी कांस्टेंट हो गया, तो टी हाफ की वैल्यू क्या हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कांस्टेंट। तो ए इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बाकी के तो सारे हैं, ये देख लो, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल, ये करेक्ट स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे दिया है। हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये क्या होता है कि टी हाफ की वैल्यू जो है बराबर होती है 0.693 बाई के, ठीक है। तो ये के पे डिपेंड करती है, टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। ये हो गया करेक्ट। हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट, ये ठीक है, ये तो हमने कर ही दिया। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आंसर क्या आ गया हमारा, ए। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूसिंग 1 मोल ऑफ MnO4 टू Mn2 पॉजिटिव व्हेन ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर इज पास। तो कौन से वाला फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास के, ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी I इंटू टी बाई 96500, ठीक है ना। ये क्या होता है, W अपॉन E होता है, तो वो क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं। तो इसमें मोल्स दिए हुए, तो 1 इंटू एन फैक्टर इसका कितना है 5, और I की वैल्यू दी हुई है 2.5 इंटू टी, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू टी डिवाइडेड बाई 96500, ठीक है। अब क्या करें हम, यहाँ पर ये देख लो, ये थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो रहा है, ये इस वाले इसमें। अब क्या करें हम, सबकी वैल्यूज पुट कर दें, तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ से, कि 5 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई एम्पियर 2.5 था, 5 से ये एक जीरो और यहाँ बढ़ जाएगा, ये 5 से ये 5 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 96500, 000/5 हो गया, 5 से इसको काट दो, तो ये 5 एकम 5 हो गया, 4, 5 9 जा 45, एक बचा, तो ये इतना आ गया। अब देखो इतने सेकंड आया आंसर हमारे पास, 193 सेकंड। वो क्या कह रहा है, इतना कोई सेकंड वाला तो ऑप्शन नहीं है, माइक्रो सेकंड वाला है और आर वाला है। तो आर के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 60 इंटू 60, तो ये आर में आ जाएगा, ये सेकंड में था,
तो इसको डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा हमारा 53.6 आर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद देखो सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन द रिलेटिव स्टेबिलिटीज एंड बैरियर्स विच अमंग द फॉलोइंग स्कीमेटिक एनर्जी डायग्राम वुड बी बेस्ट करस्पॉन्ड टू द रिएक्शन स्कीम सोन बिलो। ये रिएक्शन स्कीम है और के एंड के डैश आर सिमिलर, यानी कि यहाँ 4K है और ये 4K डैश। 4K डैश का मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बैरियर कम है, और 4K में एनर्जी बैरियर कैसा है, ज़्यादा है। ठीक है ना, 8K डैश से। तो देख लो ऑप्शन में कि इसके लिए पीक सबसे बड़ी होगी और इसके लिए पीक छोटी होगी, और रिवर्स वाली पीक बड़ी होगी और यहाँ पर रिवर्स वाली पीक, यहाँ पर भी क्या रहेगी, पीक बड़ी रहेगी, क्योंकि 2K वैल्यू क्या है और ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली कौन से वाला हो रहा है मैच, ये यहाँ से आए, ये वाली पीक है, और देखो 2K है, रिवर्स जाने के लिए 2K की वैल्यू इसकी डबल है, इस वाले पीक के जस्ट डबल। और इसके बाद 8K का मतलब क्या हो गया, पीक और छोटा हो जाएगा, ये थोड़ा और छोटा हो गया, और बैक में आने के लिए फर्दर ये 3K यानी कि इसके डबल से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है जो रिएक्शन मैकेनिज्म से ऑर्गेनिक में भी पूछे जाते हैं और केमिकल काइनेटिक्स में भी पूछे जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू 100 ml सॉल्यूशन aqueous 0.1 m दिया है C1 का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वीक एसिड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू डबल इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1 की वैल्यू का यहाँ लिख देता हूँ। अल्फा 1 क्या होता है, रूट के ए अपॉन C1 हो जाएगा, या अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट C2/C1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे कि इन दोनों को क्या कर रहा है, डबल कर रहा है, तो हम उल्टा लिख लें, या एक ही बात है, क्योंकि हमें पहले C2 निकालना पड़ेगा। तो C2 रूट C2/C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4। ठीक है, सॉरी डबल कर रहे हैं तो 1/2, 1/2 हो गई। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, इधर देख लें कि C2 अपॉन C1 है, 1/2 है, तो 1/2 इक्वल्स टू हो गया, 1/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट C2/C1। अब रूट को हटाने के लिए इसको स्क्वायर कर देंगे, यानी C2 अपॉन C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2K है, तो C2 कितना आ गया, C1/2। ठीक है ना, यानी कॉन्सेंट्रेशन उसकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब कॉन्सेंट्रेशन हमको पता है, यानी कि C1V1 की वैल्यू क्या होगी, C2V2 के बराबर होगी। V2 कैलकुलेट करना है हमको, तो C1 तो क्या है, ये है, अरे भाई यहाँ आके ये गड़बड़ कर रहा है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर कि ये देख लो कि C1 C2 का रिलेशन हमारे पास आ ही गया, यानी कि C2 अपॉन C1 की वैल्यू क्या है, 1/2। V2 कैलकुलेट करना है हमको, तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 अपॉन C2 इंटू V1 कितना है, 100 ml है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, देखो C1 C2/C1 कितना है, 1/2, तो C1 अपॉन C2 कितना हो जाएगा, ये सॉरी रूट हटाया था ना हमने, तो यहाँ पर ये क्या था, सॉरी 4 था। ठीक है ना, दिस इज 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 100, क्या बन गया ये, 400। ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई फाइनल वॉल्यूम की, और वो क्या पूछ रहा है कि कितना वाटर ऐड करना है हमको, देख लो। रिक्वायर्ड द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू 100 ml, तो कितना ऐड करेंगे, यानी डेल्टा V की वैल्यू पूछ रहा है, तो 400 माइनस 100 पहले से था,
तो ये कितना हो गया 300 है। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से मैंने 15 सवाल डिस्कस किए। एक लेक्चर और मैं अपलोड करूंगा, वो ऑर्गेनिक के जो नेम रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो और एक अपलोड करूंगा, उसको भी आप लोग देख लेना। चलो ठीक है फिर, जय हिंद, जय भारत।